हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है फितूर इश्क का भाग 12। अधिराज रूह को ढूंढता हुआ तुरंत पार्किंग में आया तो देखा कि रूह लेट हो जाने की वजह से तेज कदमों से सड़क की ओर बढ़ चुकी थी। अधिराज ने तुरंत अपनी गाड़ी निकाल उसकी ओर बढ़ गया और रूह जिस रास्ते से जा रही थी उस रास्ते पर गाड़ी को लेकर रूह के पास ले जाकर अपनी कार की विंडो खोल के बोला, मिस ठाकुर, चलिए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। रूह, जो अभी कुछ देर पहले अभिराज की इतनी ज़्यादा नज़दीकी से थोड़ी असहज और थोड़ी घबराहट से थी, दिल की हालत अजीब सी थी उसकी, जिसे वो भी समझने में नाकामयाब थी। इस वक्त वो फिर से अधिराज का सामना करने से बचना चाहती थी। वो अधिराज को देख के, नहीं मैं चली जाऊंगी, गुड नाइट, इतना बोलकर वो अपने कदम बढ़ा ली और रोड के आगे पीछे देखती हुई टैक्सी के लिए नज़र दौड़ाने लगी। तो अधिराज, जिसका हाल भी इस वक्त रूह जैसा ही था, लेकिन एक बात अलग थी कि उसे रूह की नज़दीकी अच्छी लगी थी, जिस वजह से उसका पूरा शरीर इस वक्त एक अलग तरह के रोमांच से भर उठा था, जिसे महसूस करके उसे बहुत अच्छा लग रहा था। रूह इतना जवाब देकर आगे बढ़ी, ये देखकर अधिराज एक बार फिर रूह के पास गाड़ी ले जाता हुआ, रूह बैठ जाओ, इस वक्त कोई टैक्सी नहीं मिलेगी तुम्हें। रूह अधिराज की ओर मुड़ के, मिल जाएगी सर, मैं चली जाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए, इतना बोलकर वो अब मुड़ी और आगे चलने लगी। अधिराज बार बार उसकी ना को सुनकर अब कुछ नहीं बोला। वो गाड़ी के स्टीयरिंग को पकड़कर वहीं रुका हुआ था, रूह को जाते हुए देखता हुआ। रूह आगे आगे देखती हुई टैक्सी के लिए भी नजर दौड़ा रही थी। अधिराज कुछ पल सोचा और फिर अपनी गाड़ी को कुछ देर बंद कर दिया। इसी बीच रूह चलती हुई आगे निकल चुकी थी। हालांकि उसे अभी तक कोई टैक्सी नहीं मिली थी, इसलिए वो पैदल जा रही थी। रूह के थोड़ी दूर जाने के बाद अधिराज ने गाड़ी स्टार्ट की और धीरे धीरे एक दूरी बनाकर रूह के पीछे पीछे गाड़ी को ड्राइव करने लगा। रूह को जब अधिराज की गाड़ी की आवाज़ नहीं आई तो वो समझ गई कि अधिराज चला गया है। ये ख्याल आते ही रूह के दिल में थोड़ा दर्द हुआ, उसे बुरा लगा। अधिराज ने ज़्यादा इंसिस्ट नहीं किया, इस वजह से उसे थोड़ा बहुत बुरा भी लगा। फिर जीप को दांत तले कुचलते हुए वो नाक फुलाती हुई आगे बढ़ी तो अधिराज उसे दूर गाड़ी को धीमी ड्राइव करते हुए उसके पीछे ही था। ऐसा करते करते रूह दूर तक आ चुकी थी। अब उसे डर लगने लगा था, क्योंकि अब रास्ते पर कोई लोग भी नहीं दिख रहे थे। रूह बैग को कस के पकड़ के तेज तेज चलती हुई मन में खुद को डांटती हुई, क्या जरूरत थी सर को मना करने की, वो कह रहे थे तो मान लेना चाहिए थी ना, उसकी बात इतना भाव खाने की क्या जरूरत थी। वो सही कह रहे थे, इस वक्त इधर कोई टैक्सी नहीं मिली, बस जल्दी से अब घर पहुंच जाऊं, खुद से बोलती हुई वो आगे बढ़ती जा रही थी। अधिराज को रूह को इस तरह के ले जाते देखकर उस पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने खुद को शांत रखा और उसके पीछे पीछे गाड़ी को चला रहा था। रूह सब और देखती भी आगे बढ़ी। तभी अचानक से एक मोड़ पर से 5 से 6 मवाली जैसे शराबी गुंडे इस ओर आने लगे थे। अपने सामने एक अकेली लड़की को देखकर सब एक दूसरे को देख के आंख मार दिए और रूह उनको देख के एकदम सहम गई और अपनी जगह पर रुक गई। उन सबको देखकर रूह का दिल डर के मारे तेज भागने लगा था। वहीं वो सारे मवाली हंसते हुए रूह की ओर आते हुए, आज मस्तानी रात और सुहानी पल, मिल बैठे हम तुम तो बात बन जाए, गीत गुनगुनाते हुए रूह की ओर बढ़ते हुए, अरे मैडम कहाँ जा रही हैं अकेली, इतनी रात को घूमना ठीक नहीं मैडम, चलिए हम आपको छोड़ देंगे, बोलते हुए सब रूह की ओर आने लगे। ये देखकर रूह का दिल डर से बैठ गया। वो अपने कदम पीछे लेती हुई, नहीं नहीं,
बोलती हुई पीछे पीछे जाने लगी तो वो सब गुंडे अब जीप को अपने होठ पर फिराते हुए, अरे आओ ना, मना मत करो जान, इधर आओ, बोलते हुए अब रूह की ओर नजदीक जाने लगे। रूह डर के मारे थूक गटकती हुई पीछे पीछे जाती हुई तेजी से मुड़ी और मुड़ते ही वो किसी के लंबे सीने चौड़े से जा टकराई और वो उस इंसान के शर्ट को कस के पकड़ ली। गिरने के डर से रूह धड़कते दिल के साथ अपनी नज़र ऊंची करी तो सामने अधिराज खड़ा था, जिसका एक हाथ रूह की कमर पर था, उसे गिरने से बचाने के लिए, और उसकी तेज नजरें उन गुंडों पर थी। रूह को सही से खड़ा करके वो गुंडों की ओर जाने लगा, रूह से देखती हुई सर। अधिराज रूह की बात को अनसुना करके गुस्से से उन शराबियों को घूरता हुआ, क्या बोला तूने, जाने मन, इतना बोलकर वो उस आदमी के पेट में जोर से किक मारा। वो शराबी दूर लड़खड़ा कर जा गिरा। अधिराज की इतनी तेज किक और उसके फेस के खतरनाक एक्सप्रेशन देख के सारे शराबियों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और वो तुरंत सारे के सारे दुम दबाकर भाग निकले। अधिराज उन्हें घूरकर रूह की ओर पलटा। रूह अधिराज की ओर आकर, सर आप तो चले गए थे ना। अधिराज रूह की सहमी हुई शक्ल को देखकर शांत स्वर लेकिन ऑर्डर वाले वसी टोन में बोला, गाड़ी में बैठो रूह, और तुरंत चलने लगा। रूह जमीन को देखती हुई अधिराज के पीछे पीछे गाड़ी में जा बैठी और अधिराज ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। रास्ते में रूह कभी रास्ते को तो कभी अधिराज की ओर देखती, लेकिन अधिराज एकदम चुप था। उसकी ये चुप्पी रूह को खल रही थी। हाथ की उंगलियों को आपस में मरोड़ती हुई आखिर कुछ देर बाद वो बोली, सर। अधिराज अभी भी कोई जवाब नहीं दिया, गाड़ी ही ड्राइव करते रहा। ये देख रूह रुआसी होकर, सर, उसकी आवाज़ को नमी को भाप कर अधिराज उसकी ओर देखा तो उसके दिल में हल्का दर्द हुआ। रूह को इतना सैड देखकर अधिराज उसे और ज़्यादा अपसेट नहीं करना चाहता था। वो बोला, बोलो मिस ठाकुर। रूह रुआसी होकर, माफ़ कर दीजिए, हम आपकी बात नहीं माने। आज अगर आप नहीं होते तो। उसकी बात को सुनकर अधिराज गाड़ी को झटके से ब्रेक लगा के रोक दिया और रूह की ओर देख के बोला, अधिराज सिंघानिया के होते हुए कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। ये सुनकर रूह की आंखों में चमक आ गई और वो अधिराज की आंखों में देखती हुई बोली, थैंक यू सर, मेरी हेल्प करने के लिए, और सॉरी हम आपकी बात को समझे नहीं। और चल निकले अकेले। अधिराज मुस्कुरा के, कोई बात नहीं, तुम ठीक हो वो काफ़ी है, और सॉरी मैं कहाँ हूँ तुमसे, मेरी वजह से आज तुम्हें लेट हुआ। सॉरी रूह ठाकुर। ये सुनकर रूह भी मुस्कुरा के, आप सॉरी मत बोलिए सर, वैसे भी जो हुआ अच्छा ही हुआ। इस बहाने हमें पता तो चला कि किस जगह से हमारी कंपनी को लॉस हो रहा है। हमें वो गलती मिल गई जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आ रही थी थोड़ी। ये सुनकर अधिराज रूह को देख के, ये सब तुमने किया है, इसके लिए तुम्हें कल एक प्रमोशन दिया जाएगा मिस ठाकुर, कांग्रेट्स। ये सुनकर रूह आंखें बड़ी करके, क्या, कैसा प्रमोशन, बताइए ना सर, हमें जानना है। उत्साह में अधिराज का हाथ पकड़कर हाथ रख के रूह बोली। अधिराज रूह के कोमल स्पर्श से एक बार फिर रोमांचित हो उठा था। वो धड़कते दिल के साथ खुद को ऊपर से शांत दिखाकर कल बताऊंगा बोल के अपने हाथों की ओर देखा। रूह उसकी नजरों का पीछा करती हुई तुरंत अधिराज के हाथ की ओर देखी तो शर्म से झेपती हुई अपने हाथ को वापस खींच के अपने बालों को कान के पीछे करती हुई इधर उधर देखती हुई, सॉरी सर, वो मैं थोड़ा। अधिराज इसकी असहजता को देखकर गाड़ी स्टार्ट करता हुआ चली। अब रूह अपनी वो बात को अधूरी छोड़ के नजरें अपने सामने की ओर करती हुई शर्म से जी सर बोली और गाड़ी बढ़ गई रूह के फ्लैट की ओर। अधिराज की गाड़ी उसके बाद सीधी रूह के फ्लैट के पास आकर रुकी। दोनों में उसके बाद शांति छाई रही। हालांकि बीच बीच में अधिराज रूह की ओर देखता
तो रूह मुस्कुरा देती थी उसकी ओर। रूह गाड़ी से उतरी। अधिराज भी बाहर आया रूह की ओर। रूह अब की बार अच्छे से स्माइल करके बोली, शुक्रिया सर, आज की हेल्प के लिए और मुझे घर तक ड्रॉप करने के लिए। कोई बात नहीं मिस ठाकुर, शुक्रिया मत बोलो, उल्टा शुक्रिया तुम्हारा जो आज तुमने वो प्रॉब्लम ढूंढ निकाली। अब मैं चलता हूँ, गुड नाइट। रूह सर हिला के गुड नाइट बोली। अधिराज मुस्कुरा के सर हिला दिया और गाड़ी में बैठ गया। रूह को एक नज़र देखकर रूह हाथ हिला के उसे बाय बोली और अधिराज भी बाय बोल के गाड़ी स्टार्ट करके निकल गया अपने विला की ओर। रूह अपने फ्लैट पे आई तो अनवी मुस्कुराती हुई उसके सामने देख रही थी। रूह न समझी से अपना बैग रखकर उसे देखने लगी। अनवी मुस्कुराती हुई उसके पास आकर शरारती अंदाज में बोली, क्या बात है, कौन था वो जो तुझे घर पर ड्रॉप करने आया था? वैसे था मस्त हैंडसम। हाय, मुझे ड्रॉप करता इस तरह तो बिना किस के मैं उसे जाने ही नहीं देती। ये सुन रूह समझ गई कि अनवी उसे और अधिराज को फ्लैट की बालकनी से देख चुकी थी। अनवी की बात सुनकर रूह उसे चपत लगाती हुई, चुप कर, बकवास, और वो हमारे बॉस थे। ये सुनकर अनवी आंखें फैलकर, ओ माय गॉड, वो वही खड़ूस अधिराज सिंघानिया था, वही जो बेहद गुस्से वाला है, जो सिंघानिया ग्रुप का ओनर है, इस शहर का नामी बिजनेसमैन, वही वही था वो तेरे साथ? उसके रिएक्शन देख लंबी लंबी सांस खींचती हुई रूह सर हिला के, हाँ वही थे। ये सुन अनवी रूह के हाथों को पकड़ के, क्या बात है, इतना बड़ा आदमी तुझे ड्रॉप करने आया, वो भी घर तक इतनी रात को? लगता है तू उसे पसंद आ गई, तभी तो तुझे इतनी अच्छी पोस्ट दी उन्होंने, वरना उन्हें क्या कमी है एम्प्लॉय की? सब जानते हैं उनकी कंपनी कितनी मशहूर है, उनकी कंपनी को तो हर कोई ज्वाइन करना चाहेगा ही। बेटा रूह, मैं सच कह रही हूँ, कुछ तो है उनके दिल में, कुछ कुछ तो है। रूह अपने हाथों को छुड़ाकर अनवी के सर पर हल्के से मारकर टॉवेल उठा के वॉशरूम की ओर जाती हुई आज रास्ते में हुए हादसे की बात की और फिर बोली, तो तू अपने खुराफाती दिमाग को फालतू में चलाना बंद कर और अपनी स्टडी पर ध्यान दे, तो तुझे भी इस तरह की जॉब मिल जाएगी। इतना बोलकर वो फ्रेश होने चली गई और पीछे अनवी हाथ को अपनी चीन पर रखती हुई सोचती हुई, तो भले कुछ भी कहे, लेकिन कुछ तो है जो तू इस वक्त नहीं मानना चाह रही, लेकिन मैं जानती हूँ कुछ तो हो रहा है तुम दोनों के बीच। खैर, जो होगा वो जल्द ही सामने आएगा ही। उधर अंदर रूह, जो बाहर नॉर्मल होने का ढोंग करके घुसी थी वॉशरूम में, वो अनवी की बात सुनकर अपने तेज भाग रहे दिल पर हाथ रखकर खुद से बोली, ये अनवी भी कुछ भी बोलती रहती है, हमें तो ये जॉब अपनी काबिलियत पर मिली है। और वो है कि अगले ही पल रूह के दिमाग में कुछ वक्त पहले का सीन आ गया जब अधिराज ने बेहद गुस्से से उन शराबियों को भगा डाला था। उसके गुस्से को देखकर सारे भाग खड़े हुए। उसकी उस हेल्प को याद करके रूह का फेस ब्लश करने लगा और वो मुस्कुराने लगी। कुछ देर बाद जब उसे ये एहसास हुआ तो आंखें झपकाती हुई खुद को चपत लगाती हुई हम भी ना क्या सोचने लग गए। चल बेटा रूह, अनवी की बकवास को दिमाग पे मत ले। इतना बोलकर वो अपने दिमाग को झटक दी और फ्रेश होने लगी। फिर आकर उसने खाना बनाया और दोनों ने साथ में डिनर किया। डिनर के वक्त भी अनवी की बातों में अधिराज ही था। रूह उसकी बातें सुनकर उसे घूरती रही, लेकिन दिल ही दिल में वो भी ब्लश कर रही थी। आज की घटना के बाद उसके दिल में भी अधिराज के लिए एहसास होने लगे थे, जिसे इस वक्त वो मानना नहीं चाह रही थी। उधर अधिराज भी विला आ चुका था। आकर वो फ्रेश हुआ और रुद्र को कॉल लगाया। रुद्र ने सब ठीक है कहा और 2 दिन बाद वापस आने की बात कही। अधिराज ने बात करके डिनर किया और अपने रूम में आ गया। बेड पर लेटते ही आज की सारी घटनाएं उसके जहन में आ गई। रूह को रुद्र की बाहों में देख जेलस होना, गुस्से से रूह को डांटना, फिर उसके लिए गिल्टी फील करना, रूह को नाराजगी को देख बेचैन होना, रूह को शराबियों से बचाकर घर ड्रॉप करना, सब एक के बाद एक
अधिराज के दिमाग में आने लगा। सब याद आते ही वो बेड से बैठ गया और रूह के मुस्कुराते फेस को याद करके बुदबुदा उठा। ये कैसी फीलिंग है मिस ठाकुर जो आपसे मिलने के बाद हो रही है। आपको रुद्र के साथ देख पाता नहीं क्यों, लेकिन मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा। आपको डांटकर इस दिल को भी चैन नहीं आ रहा था। दिल मान नहीं रहा था मेरी बात, और आखिर आपको सॉरी बोलकर ही इस दिल को सुकून मिला। ये क्या है? आप क्या हो? ये कैसा जादू है जो अधिराज पर चला रही हो आप? जो हो सो आपकी मौजूदगी मुझे अच्छी लगती है। आपकी नाराज़गी मुझे बेचैन करती है। आगे से मैं ध्यान रखूंगा अपने गुस्से पर। फिर बेड से सर टिका के बोला, तैयार रहना, कल आपके लिए सरप्राइज है मिस ठाकुर। और उसने अपने मोबाइल को उठाया और कॉल लगाया, फिर बात करके सो गया। अगले दिन आज सिंघानिया ऑफिस में ज़्यादा हलचल थी। आज अधिराज जल्दी आ चुका था। दूसरे एम्प्लॉय भी आ चुके थे। सब लोग उस फ्लोर पर हाजिर थे जो अधिराज का प्राइवेट फ्लोर था। रूह आई और अपने डेस्क की ओर देखी, फिर सब ओर देखा तो ऑफिस पूरा खाली था। वंश को देखकर रूह उनकी केबिन में गई और हैरानी से सब ओर देखती हुई बोली, सर, सब लोग कहाँ गए आज? वंश रूह की ओर देखकर खड़ा हो गया और उसके सामने आकर बेहद सीरियस टोन में बोला, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। ये सुनकर रूह हैरानी से, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? मिस्टर अधिराज ठीक हैं? उन्हें कुछ हुआ है क्या? ये सुन वंश बाहर की ओर आता हुआ बोला, बताता हूँ, मेरे साथ चलिए। उसकी आवाज़ की गंभीरता को देखकर रूह का दिल भी धक धक होने लगा। वो भी तेज कदमों से वंश के पीछे हो ली। उधर रुद्र रत्नागिरी में हाजिर था। उसके सामने कुर्सी पर 3 लोग बैठे थे। रुद्र कल से इधर उधर था और कल जिस तरह से वो रूह को जिस वक्त छोड़कर आया था तब से उसका दिल नहीं लग रहा था। उसके दिल दिमाग में रूह का वो उदास रोता हुआ फेस ही घूम रहा था, जिस वजह से उसे इधर भी चैन नहीं आ रहा था। लेकिन काम भी ज़रूरी था, न चाहते हुए भी उसने अपने दिमाग को सोचने से रूह के विचारों से दूर किया और काम में लगाया। सामने बैठे आदमी बोले, सर, वो कोई कंपनी का ही आदमी हो सकता है, वरना आप ही बताओ हमारी इस जगह की इतनी सटीक इन्फो कैसे हो सकती है किसी बाहरी आदमी को? रूह ये सुनकर सर हिला के उंगलियों को कुर्सी पर टैप करता हुआ बोला, तो बात नहीं, तुम एक काम करो, जैसा मैंने कहा वैसे अगले कुछ दिन तक इसे ही रहो जैसे पिछले दिनों रहते आए हो। कोई ज़्यादा सिक्योरिटी मत लगाओ। जो लोग हैं उन्हें आने दो। हमारी ओर से पूरा ध्यान रखो उन पर। बस इस बात का ख्याल रखना, इन दिनों इधर की कीमती माल लेकर मत आना, ठीक है? मैं जब कहूँ तब उनको रंगे हाथ पकड़ेंगे और फिर दिखाते हैं हमारा असली चेहरा। उन्हें शक नहीं होना चाहिए कि हम उन पर नज़र रख रहे हैं। गॉट दैट। तीनों सर हिला दिए। इसके बाद रुद्र ने सारे प्लान को विस्तार से उन लोगों को समझाया और फिर चारों निकल के अधिराज के उसी बड़े गोडाउन में आ गए जिधर से अधिराज का इलीगल बिजनेस का व्यापार होता था। उधर रो भी धड़कते दिल के साथ वंश के पीछे पीछे चलती आई। वंश उसे अधिराज की उसी प्राइवेट फ्लोर पर ले आया और दरवाजे के पास रो से बोला, आइए और खुद ही देख लीजिए। इतना बोलकर वो दरवाजे की ओर हाथ किया। रूह ना समझी से उसे देखी, फिर दरवाजे को वंश सर हिला दिया तो रूह आगे बढ़कर दरवाजे को धक्का दी और अंदर नजर करते ही उसकी आंखें फैल गई, क्योंकि पूरा फ्लोर रंग बिरंगे फूलों और सिल्वर गुब्बारों से सजा हुआ था। इन सब के बीच ही रूह की वो फोटो थी जो उसने ज्वाइनिंग टाइम दी थी और उसके नीचे लिखा हुआ था, न्यू फाइनेंस मैनेजर ऑफ सिंघानिया ग्रुप। ये पढ़ते ही रूह की आंखें फैल गई।
उसका मुंह खुला का खुला रह गया। रूह के फोटो के पास से ही अधिराज चल के रूह के सामने आकर रुका और इसी के साथ एक साथ सबकी तेज आवाज और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल भर उठा। कांग्रेचुलेसन मिस रूह ठाकुर। कांग्रेस रूह। बधाई हो रूह। कांग्रेचुलेसन मिस ठाकुर। अधिराज भी रूह को कांग्रेस करता हुआ उसकी ओर आया। आज वो कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा था। उसने आज ग्रे शर्ट और ब्लैक पैंट पहना हुआ था। बालों को अच्छे से बना के पीछे किया हुआ था। हाथ में ब्रांडेड घड़ी और फेस पर कातिलाना मुस्कान। टिया तो अधिराज को देख के खुद में ही मुस्कुरा रही थी, लेकिन जैसे ही अधिराज ने रूह की ओर जाता हुआ देखा, तुरंत उसका मुंह कड़वाहट से भर गया। रूह अधिराज को देखकर हैरानी वाले एक्सप्रेशन के साथ चलती हुई अधिराज के सामने आकर रुक के, सर ये है तुम्हारा बिग सरप्राइज। तुम्हें इस कंपनी की फाइनेंस डिपार्टमेंट की मैनेजर की पोस्ट दी जाती है। कैसा लगा ये सरप्राइज? अच्छा लगा? अधिराज रूह को बड़े ही ध्यान से देखता हुआ बोला। ये सुन रूह सब और देखती हुई, लेकिन सर इतनी बड़ी पोस्ट मैं कैसे? मेरी ओर देख के बात कीजिए मिस ठाकुर। अधिराज रूह को सब और देखता हुआ थोड़े कठोर स्वर में बोला तो रूह तुरंत उसकी ओर देखी और अधिराज के फेस को देखकर उसका दिल एक पल ठहर गया। आज वो हर दिन के मुकाबले ज्यादा हैंडसम दिख रहा था। उसका असल रूप पर भी हो रहा था। वो अधिराज को अपने नजदीक देखकर एक पल के लिए बोलना भी भूल गई। ये देख अधिराज उसके सामने चुटकी बजा के सीरियस टोन में, क्या हुआ? आप खुश नहीं हो तो इस पोस्ट से? अधिराज की आवाज़ सुन रूह अपनी सोच से बाहर आती हुई, हाँ क्या क्या कहा आपने सर? ये सुन अधिराज सबकी ओर देख के तेज आवाज में, सो लिसन एवरीवन। फिर रूह की ओर मुड़कर धीरे से, आप भी ध्यान से सुनिए मिस ठाकुर, और मुस्कुरा दिया। बदले में रूह शर्म से छिपती हुई बालों को कान के पीछे करती हुई सबकी ओर देखने लगी। अधिराज सबकी ओर मुड़ के, आप लोग सोच रहे होंगे इनकी इतनी जल्दी इतनी बड़ी पोस्ट क्यों मिल रही है? तो सुनिए मिस ठाकुर ने। इतना बोलकर अधिराज ने हाथ से रूह की ओर इशारा किया और आगे बोला, मिस ठाकुर ने वो कर दिखाया जो हम यानी कि आप सब पिछले कई महीनों से कर रहे थे। उन्होंने वो चीज़ ढूंढ निकाली जो तेज दिमाग से, जिसे आप लोग भी पूरी टीम भी नहीं कर पाई। हमारी फाइनेंस डिपार्टमेंट की कुछ पुरानी मिस्टेक्स, कुछ टर्म्स जिनकी वजह से हमारी कंपनी को लॉस हो रहा था या फिर फाइनेंस रिलेटेड दिक्कतें आ रही थी जिसे आप सब मिलकर नहीं ढूंढ पाए, उसे रूह ने कुछ ही दिन में ढूंढ निकाला और मेरे सामने रख दिया। उनकी तेज शाप काबिलियत देख के उसे आज से न सिर्फ इस कंपनी का बल्कि मेरे पूरे सिंघानिया ग्रुप के फाइनेंस डिपार्टमेंट की मैनेजर की पोस्ट पर नियुक्त किया जा रहा है, जिसके लिए सब पार्टनर्स ने हामी भर दी है। सो वंस अगेन कांग्रेचुलेसन मिस ठाकुर। रूह ये सब सुन के मुस्कुरा के अधिराज को देखी और बोली, थैंक यू सो मच सर, मुझ पर भरोसा करने के लिए। आप बेफिक्र रहिए, आगे भी मैं अपनी ओर से 100% दूंगी और हमारी इस कंपनी को कोई लॉस नहीं होने दूंगी। थैंक यू सो मच मुझे इस काबिल समझने के लिए। अधिराज अपना सर हिला के सब लोग फिर से तालियों से रूह को कांग्रेस किए। उसके बाद अधिराज की ओर से आज फर्स्ट हाफ फ्री था तो सब खुशी से झूम उठा और सब अपनी मर्जी मुताबिक निकल गए। वहीं रूह अधिराज के साथ अधिराज की केबिन में थी। रूह अधिराज को देखती हुई अपनी उंगलियों को आपस में फंसाती हुई, सर आपने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी, लेकिन मैं इन सब के बारे में ज़्यादा नहीं जानती। क्या मैं किसी की हेल्प ले सकती हूँ प्लीज़? इतना बोलकर वो मासूमियत से अधिराज को देखने लगी। रूह की बात सुनकर अधिराज रूह की ओर देखता हुआ कुछ सोचा और फिर बोला, नहीं, आप किसी की हेल्प नहीं ले सकती क्योंकि मैं फाइनेंस के मामले में औरों पर ट्रस्ट नहीं करता।
तो फिर मैं आप अब इस कंपनी के लिए खास हो मिस रूह, क्योंकि जो लोग कंपनी को अपना मानते हैं वही एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं, वरना तो सबको जल्दी से जाने की पड़ी होती है। और जिस तरह से आप हर दिन अपने काम को ख़त्म करने के लिए ओवर टाइम भी करती हो, मैं इतना कहूँगा कि आप में वो काबिलियत है कि आप ये कर सकती हो। और अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आकर मुझे पूछ लीजिए ना। ओके। अधिराज के मुंह से अपने लिए तारीफ सुनकर रूह का चेहरा शर्म से लाल हो गया, जिसे अधिराज भी भांप चुका था। रूह खुशी से मुस्कुरा के, ठीक है सर, और थैंक यू एक बार फिर हम पर विश्वास करने के लिए। अधिराज सर मुस्कुरा के सर हिला दिया और वो अधिराज के दिए हुए पेपर्स लेके अपने नए केबिन में चली गई, जो अधिराज से कुछ ही दूरी पर थी। रूह के जाने के बाद अधिराज खुद से बोला, आप तो काबिल हो ही मिस ठाकुर, लेकिन अब ये भी पता चलेगा कि कौन है वो जो मेरे ही पीठ पीछे मुझे ही बर्बाद करने के कारनामे कर रहा है। जिस दिन हाथ लगोगे उस दिन आखिरी दिन जियो की इस धरती पर। गुस्से से दांत किटकिटाता हुआ अधिराज सीलिंग को घूरता हुआ बोला, क्या? हाँ, आज ये हुआ। ऐसे कैसे? उस नई लड़की ने ढूंढ निकाला और अधिराज ने उसे ही बिठा दिया फाइनेंस मैनेजर की पोस्ट पर। कौन है वो लड़की? कोई नई आई हुई है सुना है। अधिराज उस पर ज़्यादा ही मेहरबान हुआ है आजकल। ओह, ऐसा क्या? फिर तो अच्छा मौका दिया अधिराज ने। देखे तो कितना ज़्यादा मेहरबान है वो इस लड़की के लिए, या फिर बात कुछ और है। इतना बोलकर वो दोनों जोर जोर से हंसने लगे और शराब को गले से उतार दिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।